मंदिरों को नष्ट कर सकता था उसने किया और जितनी मूर्तियों को तोड़ सकता था तोड़ी। उसने अनेक ब्राह्मणों को इस बात का दोषी बताकर मृत्यु दंड दिया कि उन्होंने मुसलमानों को हिंदू बनाने का प्रयास किया है। फिरोज शाह तुगलक शिया मुसलमानों का भी कट्टर विरोधी था। उसने अनेक शिया मुसलमानों को दंडित किया और उनकी धार्मिक पुस्तकें जला दी। मुल्हिदों और महदवियों को भी उसने कठोर दंड दिए। यहाँ तक कि उसने सूफी संतों को भी नहीं बख्शा। वह मिस्र के खलीफा को पूर्ण सम्मान देता था और उसने 2 बार खलीफा से सम्मान प्राप्त किया। उसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। लोक कल्याण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अनेक भवनों का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि उसने लगभग 300 नगरों को बसाया। इस तथ्य पर तभी विश्वास किया जा सकता है जबकि हम उन सभी गांवों को भी शामिल कर ले जो उजड़ चुके थे और जिनको सुल्तान ने अपनी दया से परिपूर्ण कृषि नीति से पुनः आबाद किया था। उसके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगरों में थे फिरोजाबाद दिल्ली के निकट, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर आदि। उसने 4 मस्जिद, 30 महल, 200 सराय, 5 अस्पताल, 100 गुंबद और 100 पुल बनवाए। वह अशोक के 2 स्तंभों, एक खिजराबाद से और दूसरा मेरठ के समीप से को दिल्ली लाकर स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने अनेक बाग लगवाए। उसने दिल्ली के निकट फलों के इतने बाग लगवाए कि दिल्ली के खजाने को 1,80,000 टंका की आय प्रतिवर्ष होने लगी। फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण के लिए अनेक हितकारी कार्य किए। उसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की और एक अधिकारी की नियुक्ति की। वह बेरोजगारों का नाम दर्ज करता था और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराता था। उसने अनुदान देने के लिए एक विभाग खोला जिसे दीवान-ए-खैरात कहा जाता था। इस विभाग का कार्य गरीबों की मदद करना था। इस विभाग द्वारा गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए और विधवाओं और अनाथों के लिए दान दिया जाता था। सुल्तान ने दार-उल-सफ़ा की भी स्थापना की जिनमें रोगियों का मुफ्त उपचार किया जाता था। सुल्तान ने ऐसे कारखाने भी खोले जिनमें सुल्तान दरबार और सरकार के उपयोग के लिए सामग्री बनाई जाती थी। इन कारखानों द्वारा अनेक बेरोजगारों को रोजगार मिला। फिरोज के समय में दास प्रथा को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उसने सूबेदारों को आदेश दिए कि वे सल्तनत के विभिन्न भागों से सुल्तान के लिए गुलाम भेजें। उसके दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 पहुंच गई थी, जिनमें से 40,000 उसके शाही महल में ही नियुक्त थे। इनकी व्यवस्था के लिए एक अलग विभाग खोला गया था। इनकी देखभाल में एक बड़ी रकम खर्च की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की शिक्षा का भी भरपूर ध्यान रखा। उसके समय में उलेमाओं की भांति कुछ दास भी प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। काफ़ी बड़ी संख्या में गुलाम रखकर फिरोज ने बेरोजगारी को भी परोक्ष रूप से दूर करने का प्रयास किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को गुलामों की भर्ती करने का बहुत शौक था। अफीफ के अनुसार उसके द्वारा भर्ती किए गए गुलामी की संख्या 1,80,000 थी, जिन्हें सैनिकों की भांति या तो इक्ताओं का लगान आवंटित किया गया अथवा उन्हें 10 से लेकर 100 टंका तक नकद वेतन प्रदान किया गया। इन गुलामों की विशाल संख्या के लिए दीवान-ए-बंदगानी की स्थापना की। इस प्रकार फिरोज ने लोक कल्याण और लोक निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परवर्ती तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पश्चात भी
गद्दी की लड़ाई जारी रही। दरअसल किसी भी व्यक्ति के इतिहास की यह परंपरा रही है, पहले स्वयं गद्दीनशीन हो जाओ, फिर दूसरे की गद्दी छीन लो। इसी संघर्ष ने इतिहास के पन्नों को खून से रंग डाला। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात उसका पौत्र गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी नशीन हुआ, किंतु भीतर घाट ने सन 1389 ईस्वी में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। यद्यपि अबू बकर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह आदि गद्दी पर बैठे, परंतु शासन काबिलियत से चलता है, न कि नाम से। ये लोग केवल परछाया बनकर रह गए। 1394 में नसीरुद्दीन ने राज्य संभाला और 1412 तक तुगलक वंश के अंतिम शासक के रूप में राज किया। नसीरुद्दीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। मध्य एशिया के महान मंगोल के सेना नायक तैमूर के भयावह आक्रमण ने नसीर के शासन की चूल हिला डाली। जनता के विश्वास का रखवाला नितांत अविश्वासी निकला। तैमूर के आक्रमण को झेल न पाने के कारण वह दिल्ली की जनता को भगवान भरोसे या कहे तैमूर के भरोसे छोड़कर गुजरात शरण लेने के लिए चला गया। तैमूर ने हत्या और लूट का जो नंगा नाच दिखाया वह किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली की जनता पल पल मृत्यु को अपने समक्ष महातांडव करते देखती। दिल्ली की जनता को परवर्ती तुगलक जैसे सुल्तानों जैसे निकम्मों एवं अयोग्य शासकों को बर्दाश्त करने की कीमत अपना लहू देकर चुकानी पड़ी। तैमूर 1399 में दिल्ली से चला गया, परंतु उसने भारत पर विपत्तियों और कष्टों का जो पहाड़ ढाया था, ऐसी भयानक दुर्दशा केवल मात्र एक आक्रमण के दौरान किसी भी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा कभी भी नहीं की गई थी। तैमूर के भयावह आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के कफन में आखिरी कील ठोक दी। दिल्ली सल्तनत का विखंडन प्रांतीय राजवंशों के उदय का कारण बना। सल्तनत के अंतिम दो राजवंश सैयद वंश और लोदी वंश प्रांतीय राजवंशों से अधिक कुछ न थे। सैयद वंश 1414 से 51 ईस्वी खिज्र खान तथाकथित सैयद वंश का प्रथम तथा योग्यतम शासक था। तैमूर ने दिल्ली से लौटते समय सैयद खिज्र खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर और भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और रयाते आला की उपाधि से ही सब्र कर लिया। वह तैमूर के चौथे पुत्र तथा उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का बहाना करता रहा और नियमित रूप से उसे कर भेजता रहा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और 4 जून 1414 को नगर का स्वामी बन गया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 4 सैयद शासकों ने केवल 37 वर्षों तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि सैयद पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। इस राजवंश में न तो खिलजियों की साहसी साम्राज्यवादी उपलब्धियां थी और न तुगलकों जैसे अभिनव प्रशासकीय प्रयोग ही थे। खिज्र खान ने आए दिन होने वाले विद्रोहों का दमन करने के लिए कठिन परिश्रम किया, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि भक्तिहीन सामंतों के साथ विद्रोहियों जैसा बर्ताव करता। उसने समझौते की नीति का सहारा लिया। इन्हीं प्रशासनिक कष्टों के चलते खिज्र खान टूट गया और 20 मई 1421 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। मुबारक शाह 1421 से 34 ईस्वी। खिज्र खान ने मृत्यु शैया पर से ही अपने पुत्र मुबारक शाह की अपने उत्तराधिकारी के बाकी अगले पाठ में